हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.5 के लिए इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.4 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इस एक्सरसाइज 10.5 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इसमें कुछ प्रमेय जानना है, कुछ प्रमेय को प्रूव भी करना है और इस प्रमेय को आप लोग याद रखेंगे तभी आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बिना प्रमेय को याद किए हुए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं और प्रमेय भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे कि कैसे इसको प्रूव करना है। तो देखिए, प्रमेय 10.8 दिया हुआ है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फिगर बना के समझेंगे। तो देखिए, दिया है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं और देखिए, इसमें फिगर कई तरह से हो सकते हैं, तो कई कंडीशन होंगे, तो सबको हम लोग बनाएंगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। फिर एक और हम लोग वृत्त बनाएंगे और फिर हम लोग एक और वृत्त बनाएंगे। अब देखिए, हम लोगों ने 3 वृत्त किस लिए बनाया उसको भी ध्यान से समझेंगे। कहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित मतलब बना हुआ कोण। देखिए, जैसे मान लीजिए चाप किसको कहते हैं, वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु ले लेंगे। मान लीजिए हमने ए ले लिया और बी ले लिया। वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु ले लेंगे तो उन बिंदुओं के बीच का ये जो दूरी होगा, यही क्या होता है, जो घुमाव वाला दूरी होगा, यही चाप कहलाता है। तो देखिए, इस पर 2 चाप बन गए। कौन? एक ए से बी तक, यहां छोटा वाला इसको कहते हैं हम लोग लघु चाप, और एक ए से बी तक यहां तक वाला इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ चाप। हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पहले बताया हुआ है इसको। तो देखिए, कहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, तो केंद्र पर कैसे कोण बनेगा, जब इन दोनों चापों से हम लोग केंद्र को मिलाएंगे। तो ये देखिए, यहां पर जो कोण बना हुआ है इसका बात किया है। क्या कहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। देखिए, इस चाप AB के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना हुआ है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। कह रहा है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर। अब वृत्त का शेष भाग कौन हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने चाप ले लिया है, अब इसके अतिरिक्त जो भी भाग है, मतलब शेष भाग अब ये हुआ, जो ये दीर्घ चाप वाला बचा हुआ है। तो शेष भाग में किसी बिंदु पर, मान लीजिए हम कोई भी बिंदु इस शेष भाग में कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी वृत्त पर। मान लीजिए हमने कोई बिंदु ले लिया है P। तो कहा है इस चाप के द्वारा आप शेष भाग में किसी बिंदु पर जो कोण बनेगा, इसी चाप से देखिए बनाना है, इसी चाप से अब इस पर हमको बनाना है कोण। देखिए, ये वाला मान लीजिए कोण जो बना है, तो क्या कह रहा है, ये जो केंद्र वाला कोण होगा इसका दुगुना होगा। दुगुना मतलब अगर ये 50 अंश होता है तो केंद्र वाला आप लोग समझ जाएंगे 100 होगा। अगर ये 100 होगा तो समझ लेंगे आप लोग दुगुना मतलब ये 200 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रमेय आप लोगों का ये एक्सरसाइज में यूज होगा। अगर यहां मान लीजिए कोई कोण 50 अंश दे दिया तो यहां समझेंगे 100। यहां मान लीजिए अगर 100 दे दिया तो उसको क्या समझेंगे आप लोग, ये दो दूना होता है तो आधा होगा ना इसका। ये 100 अंश है तो ये 50 का होगा। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। तो प्रमेय देखिए कह क्या रहा है, कहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। देखिए, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है
वृत्त के शेष भाग के, अब इस चाप को छोड़ के जो शेष भाग बच रहा है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। मतलब ये वाला देखिए दुगुना होता है। तो हम लोगों ने फिगर 3 क्यों लिया है, अब इसको समझते हैं। 3 फिगर इसलिए लेंगे कि जो चाप होते हैं, ये चाप यहां हमने छोटा लिया है, मतलब लघु चाप हमने लिया है। चाप दीर्घ चाप भी हो सकता है और चाप अर्धवृत्त भी हो सकता है, आधा वृत्त। तो उसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए अब मान लीजिए यहां हमने लघु चाप लिया, हम लोग मान लीजिए दीर्घ चाप भी ले सकते थे। मान लीजिए यहां हम लोग ले लिए ए और यहां हमने ले लिया बी। तो अब देखिए यहां से यहां तक वाला तो हो गया दीर्घ चाप, और ये मान लीजिए हमारा हो गया केंद्र ओ। तो इस दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर कैसे कोण बनेगा ये देखना है। तो देखिए चाप हमने क्या किया था, इस चाप से केंद्र को मिलाया था, तो हम लोग चाप से केंद्र को मिलाएंगे। ये चाप का सिरा है, उससे हम लोग केंद्र को मिलाएंगे। तो देखिए अब इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है ये होगा, दुगुना होता है किससे, वृत्त के शेष भाग में। अब चाप तो ये वाला हमने लिया, तो शेष भाग ये बचा। इधर कहीं P होगा, कहीं भी आप लोग लिख सकते हैं। यहां कोई बिंदु P है, तो इसी चाप के द्वारा उस बिंदु पर भी हम लोग कोण बनाएंगे ऐसे। तो इस तरह से कंडीशन हो सकता है। या ये जो चाप है, ये जो चाप है, मान लीजिए हम एकदम बीच में लेते हैं, इसको अर्धवृत्त करके लेते हैं। मान लीजिए ए और बी बिंदु है, मान लीजिए हमने ए बी चाप अर्धवृत्त ले लिया। अब जब इन चापों के सिरों को हम लोग मिलाएंगे केंद्र से और इससे भी मिलाएंगे तो पूरा ऐसे हो जाएगा, मतलब ये अर्धवृत्त बन जाएगा ये चाप हमने जो लिया है। और ये केंद्र ओ है। तो देखिए ये चाप के सिरों से हमने केंद्र को मिलाया, और शेष भाग में मान लीजिए शेष भाग में कोई बिंदु P है, इसी चाप के सिरों को उस बिंदु से भी मिलाते हैं। तो ये जो केंद्र पर बना कोण होगा यहां, इसका बात किया है, इससे कितना होगा, दुगुना होगा। तो फिगर देखिए 3 तरह से बन सकते हैं, क्योंकि चाप का जो बात किया है लघु चाप हो सकता है, या चाप दीर्घ चाप हो सकता है, या चाप अर्धवृत्त हो सकता है। तो इसलिए हम लोग फिगर 3 बनाएंगे, और तीनों में हमने सेम अंकों को रखा हुआ है। तो सेम किसी को भी लेके हम लोग यहां पर प्रूव कर सकते हैं। अब प्रूव करना आप लोग जानते हैं, सबसे पहले प्रूव करने में क्या लिखते हैं, ज्ञात है। तो देखिए ज्ञात है में हम लोग क्या लिखेंगे, एक चाप, कहां है, एक चाप दिया हुआ है, और चाप से केंद्र पर बना कोण और वृत्त के शेष भाग में भी बने एक बिंदु पर बना कोण, ये दे दिया है। तो हम लोग वही लिखेंगे एक चाप AB द्वारा, ज्ञात हम लोग लिखते हैं एक चाप क्या दिया है, AB। तो देखिए सब में AB ही है। तो एक चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कौन सा कोण बना है, देखिए AOB, यहां भी AOB और यहां भी AOB। तो तीनों में सेम है, कोई एक हमको लिखना है, तो केंद्र पर बना कोण लिखेंगे AOB तथा इसी चाप के द्वारा देखिए वृत्त के शेष भाग में, इसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में बिंदु P पर बना कोण, देखिए बिंदु P पर इसी शेष भाग में बना हुआ है, इसी चाप के द्वारा बिंदु P पर बना कोण कौन सा कोण है, APB। तो देखिए ये हमने ज्ञात है में लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है, लिखते हैं, हेडिंग लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है में हम लोग क्या लिखेंगे, जो केंद्र वाला कोण होगा, मतलब कोण AOB जो होगा, कोण AOB जो होगा ये 2 गुना होता है। 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुना होता है किसके, इस वाले कोण के, कोण APB के, कोण APB के। अब देखिए, अब हम लोगों को फिगर में कुछ रचना भी करना होगा, तभी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये जो कोण होगा, ये पूरा कोण, ये AOB केंद्र वाला, ये क्या होगा, 2 गुना होगा APB का। तो 2 गुना करने के लिए हम लोग इसको 2 भाग में कर लेंगे, बराबर भाग में नहीं, केवल 2 भागों में कर लेंगे। कोण को 2 भागों में करेंगे और आधा आधा लेके हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। तो देखिए, लिखेंगे रचना, रचना देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस P बिंदु को O से मिलाते हुए हम लोग आगे तक बढ़ा देंगे। O को थोड़ा सा हम लोग साइड में लिखते हैं, P को हम लोग O से मिलाते हुए आगे मान लीजिए हमने बढ़ा दिया Q तक। इसमें देखिए हमने रचना किया, तो इन सब फिगर में भी रचना करना पड़ेगा। O को थोड़ा साइड में लिखते हैं और P को हम लोग क्या करेंगे, केंद्र O से मिलाते हुए सीधा आगे हम लोग Q तक बढ़ा देंगे। और इसमें भी वही काम करेंगे, O को थोड़ा साइड में लिखते हैं और P को O से मिलाते हुए Q तक बढ़ा देंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर एक त्रिभुज बना है, इसी त्रिभुज को हम लोग लेके सॉल्व करेंगे, या इसमें हल करेंगे तो यहां त्रिभुज बना है, इसमें हल करेंगे तो यहां सेम चीज है। आप लोग एक बात याद रखेंगे कि कोई भी अगर त्रिभुज हो तो त्रिभुज के एक बाहर जो कोण बनता है, हमने ये आप लोगों को प्रमेय भी बताया था। तो त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है इसको कहते हैं बहिष्कोण, और जो बहिष्कोण होता है अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहां वाला कोण छोड़ के जो 2 कोण होते हैं उसके योगफल के बराबर ये होता है। तो यही यहां पर देखिए लगेगा, ये जो त्रिभुज POB आप लोग देख रहे हैं, इसका बहिष्कोण कौन होगा, ये होगा। केवल इतना, इस वाले त्रिभुज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो ऐसे फिगर बना हुआ है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, यहां पर O लिखा हुआ है और ये आगे तक आया हुआ है Q तक, देख सकते हैं हमने ये फिगर बनाया हुआ है। यहाँ P है, B है, O है, Q है। तो यहाँ का जो कोण होगा, ये त्रिभुज से बाहर है, इस त्रिभुज से बाहर वाला कोण है बहिष्कोण होगा। तो इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा, मतलब इसके और इसके, इस वाले कोण के और इस वाले कोण के योगफल के बराबर होगा। अब हम लोगों को वही क्या करना है, वही यहां लिखेंगे, बहिष्कोण ये ले लेंगे, इसके योगफल के बराबर, और फिर एक बार इसी त्रिभुज को लेके हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। रचना में हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, लिखेंगे P को O से मिलाते हुए Q तक बढ़ाया, लिखेंगे P को O से मिलाते हुए Q तक बढ़ाया। अब जब इसको हमने लिख लिया रचना, अब हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज POB का बहिष्कोण है ये वाला कोण, तो यही हम लोग लिखेंगे त्रिभुज POB। हमने किनारे यहां पर भी बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। लिखेंगे चूंकि ये जो QOB है, ये कोण कौन सा है, QOB। चूंकि कोण QOB त्रिभुज POB का, त्रिभुज POB का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अब देखिए, जब ये कोण इसका बहिष्कोण है, बहिष्कोण होने का मतलब क्या होगा, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। इस कोण का हमको नाम लिखना हो तो लिखेंगे OPB। इस कोण का हमको नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, OPB। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए ये जो QOB होगा, जो बहिष्कोण होगा, इसलिए कोण QOB जो होगा बहिष्कोण, शेष
दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे OPB, कोण OPB प्लस कोण, ये वाला कोण का नाम हमको लिखना है तो OBP लिखेंगे, OBP। देखिए थोड़ा सा अंतर है, P मतलब ये वाला और B मतलब ये वाला कोण है। तो इस तरह से हमने लिख लिया है, इसको बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए जब हमने समीकरण फर्स्ट इसको बनाया, अब हम लोग इसी त्रिभुज को फिर से लेंगे, इस फिगर को हमने यहां बनाया हुआ है, इसी त्रिभुज को फिर से लेंगे। इस त्रिभुज में आप लोग देखेंगे तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि त्रिज्या, देखिए त्रिज्या क्या कहलाता है, केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या होती है। यहां से ये भी देखिए त्रिज्या, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो आप लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर भी होंगे। देखिए ये भुजा दोनों बराबर हो तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, दोनों बराबर होंगे। ये भी पर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज POB में, अब त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे OP के बराबर कौन है, OB है। लिखेंगे चूंकि OP के बराबर कौन है, OB है। क्यों है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, यहां लिख लेंगे त्रिज्या। तो दोनों जब भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, इसलिए हम लोग कोण इसके बराबर हम लोग कोण ये लिख सकते हैं OP। देखिए OP हमने लिखा है, इसके सामने का कोण कौन होगा, ये वाला कोण होगा OBP लिखेंगे। इसलिए कोण OBP बराबर होगा किसके, कोण OB के। देखिए सामने का ये है OPB। अब देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। क्यों ये दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि जब भुजा बराबर हैं तो उसके सामने कोण बराबर होंगे। यहां कारण लिखना पड़ेगा, लिखेंगे त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर हो गए। इसको हमने समीकरण 2 किस लिए बनाया, इसको अब देखिए। इस समीकरण 2 से हम लोग OBP और OPB बराबर हैं, OPB OBP यहां देखिए दिया, तो हम लोग किसी के जगह पर कोई इसमें रख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। लिखेंगे कोण QOB बराबर कोण OPB प्लस कोण OBP। अब देखिए OPB और OBP हमने लिखा, और जबकि समीकरण 2 में OBP और OPB दोनों बराबर हैं, तो हम लोग इसमें मान रख सकते हैं। OPB देखिए हम लोग लिख सकते हैं किसके जगह पर, OBP के जगह पर। ये OBP है, एक बार इसको लिखते हैं, कोण QOB बराबर OPB है प्लस कोण OBP। देखिए OBP के जगह पर हम लोग OPB लिख सकते हैं। अब देखिए कोण QOB बराबर OPB दो बार हो गया, तो यही वाला लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने ये बहिष्कोण लिया और ये लेंगे, आधा आधा हम लोग ले रहे हैं, उसी तरह से इधर लेंगे, तभी इसके बराबर ये मतलब दोगुना सिद्ध होगा। अब देखिए OPB जोड़ेंगे, एक OPB है और एक OPB मिलके दो कोण OPB हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए QOB बराबर हो गया दो कोण OPB। इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण 3।
क्यों समीकरण 3 बनाएंगे? देखिए हमने ये सिद्ध कर लिया QOB बराबर बहिष्कोण जो था इतना, इसके बराबर हमने सिद्ध कर लिया दो कोण OPB, मतलब ये वाला हमने सिद्ध कर लिया। अब जब एक हमने सिद्ध कर लिया इसी तरह, तो हम लोग दूसरे के लिए लिखते हैं इसी प्रकार, लिखेंगे इसी प्रकार ये वाला बहिष्कोण होगा AOQ, हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार कोण AOQ बराबर होगा, जैसे ये हमने लिखा है वैसे हमने ये लिखा है AOQ बराबर होगा दो कोण, यहां भी लिखेंगे दो कोण OPB था तो इधर वाला OPA हो जाएगा, OPA हो जाएगा। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए जब समीकरण 3 और 4 हो गया, आप लोग देख रहे हैं AOQ और यहां देख रहे हैं QOB, मतलब ये कोण और ये कोण है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण 3 और 4 को जोड़ लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो बाएं साइड में बायां साइड और दाएं साइड में दायां वाला जोड़ेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कोण QOB प्लस ये कोण AOQ, इसमें ये जोड़ना है और इधर वाला ये। तो देखिए जब जोड़ेंगे हम लोग OPB और OPA दोनों में है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे बराबर, दो कॉमन ले लेंगे हम लोग, दोनों में है तो दो कॉमन लेंगे और OPB लिखेंगे कोण OPB प्लस ये वाला OPA कोण OPA, ऐसे कर लेंगे क्योंकि दोनों में था, दोनों से हमने कॉमन ले लिया और फिर इसको और इसको हमने जोड़ लिया। अब देखिए फिगर में समझते हैं, QOB ये वाला और AOQ ये वाला मिलके पूरा AOB हो जाएगा, ये पूरा कोण हो जाएगा, दोनों जोड़ के आधा, मतलब हाफ हाफ में ये देखिए हाफ हाफ में जो कोण दिया हुआ है इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण AOB होगा। तो इस दोनों के जोड़ को हम लोग लिख सकते हैं कोण AOB बराबर ये दो है। अब देखिए OPB मतलब ये वाला कोण और OPA ये वाला कोण दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, APB हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो दो रहेगा ही, ये हो जाएगा कोण APB। अब देखिए यही हमको प्रूव करना था, AOB बराबर दो कोण APB, यहां लिखेंगे प्रूव। तो इस तरह से आप लोगों को सिद्ध करना है, तीनों फिगर में सेम ऐसे ही तीनों फिगर के लिए हो जाएगा। दीर्घ चाप के लिए इस कोण को कहते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण। जब भी दीर्घ चाप से जो कोण बनेगा केंद्र पर वो प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण इसको कहते हैं। इसके बराबर APB है, मतलब दो कोण APB है, सेम यही वाला। तो अब हम लोग प्रमेय 10.9 को देखते हैं।